हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किए गए थे सीबीएसई के द्वारा। उनके हम ऑनलाइन एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट्स टाइम से मिल सके। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेट एग्जाम और टीचर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चन जो सीटेट ऑनलाइन एग्जाम 2021-2022 में पूछे गए थे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो आपका यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या होगा आपका 5। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोग 5 जनवरी 2022 का पेपर 2 सॉल्व करेंगे और पेपर 2 में पहला सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। फ्रेंड्स, ये है हमारा पहला सब्जेक्ट सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इनके हम 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पेपर को सॉल्व करते हैं। तो पेपर में हम लोग आज पेपर 2 के सीडीपी सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एजर्सन रीजन दिया गया है। देखिए, जो आपका एजर्सन रीजन दिया गया है इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, चाहे वो सीडीपी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका ईवीएस सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस सब्जेक्ट हो या मैथ सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सारे कंसेप्ट क्लियर करने होंगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 में आते हैं। तभी आप एजर्सन रीजन को सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपके एजर्सन रीजन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आपका एजर्सन रीजन दोनों सही है और सही रीजन क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है एजर्सन की, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। एजर्सन रीजन दोनों सही है लेकिन जो रीजन है सही व्याख्या करता है एक ही, तो आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगर आपका एजर्सन सही है लेकिन रीजन गलत है तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, और एजर्सन रीजन दोनों गलत है तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। तो देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा सही ऑप्शन ऑप्शन सही होगा। एजर्सन दिया गया है आपका चिल्ड्रन आर अनेबल टू लर्न ऑप्टिमिकली व्हेन देयर आर अंडर नरिशमेंट और अनवेल। रीजन दिया गया है आपका ऑल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, फिजिकल डेवलपमेंट हैज एन इम्पैक्ट ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसमें से आपका जो एजर्सन है और रीजन है दोनों सही है। ठीक, और इसमें कौन से है, जो आपका रीजन है आपका सही व्याख्या कर रहा है एजर्सन की, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए अब हम लोग हिंदी में इसको पढ़ते हैं। कथन दिया है, बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अस्वस्थ या अल्प पोषित होते हैं। बिल्कुल सही। विकास के सभी आयाम परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। तो रीजन और एजर्सन रीजन दोनों सही है और जो रीजन है आपकी सही व्याख्या करता है किसकी, एजर्सन की। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो आपका विकास है, विकास गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक अपने पूर्व जीवन काल में मनुष्यों की वृद्धि का वर्णन करता है। यह विकास को समय के साथ परिवर्तन के रूप स्वरूप में संदर्भित करता है। इसमें न केवल वृद्धि के जैविक और भौतिक पहलू शामिल हैं बल्कि विकास से जुड़े संज्ञानात्मक और सामाजिक पहलू भी शामिल हैं। विकास के कुछ सिद्धांत हैं। परस्पर संबंध का सिद्धांत, किसी भी पहलू में विकास दूसरे पहलू को भी प्रभावित करता है। परस्पर संबंध के सिद्धांत के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास उनके शारीरिक स्वास्थ्य, क्षमताओं और अक्षमताओं पर निर्भर करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच प्रिंसिपल
of development does the illustrate the child learns to stand before she can walk and babble before she talks। यानी कि निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विकास क्रमबद्ध होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए जो आपका विकास है, क्रमबद्धता का जो सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत में यह कहा गया है कि व्यक्ति परिवर्तन में अंतर प्रदर्शित करते हैं, फिर भी वे परिवर्तन के एक ही क्रम का पालन करते हैं। ये क्रम दो प्रकार के होते हैं, समी पदोराभिमुख और सिर पदोन्मुखी और शीर्षाभिमुख और केंद्रीय विमुख होते हैं। यह सिद्धांत दर्शाता है कि बच्चों की प्रक्रिया सभी बच्चों में समान होती है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि बच्चे पहले रेंगना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, पहले खड़ा होना सीखते हैं, फिर चलने लगते हैं, पहले अच्छा सीखते हैं, फिर किताबें पढ़ने लगते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एजर्सन दिया गया और रीजन दिया गया है। Children learn the knowledge, skills, value, and custom of the society only through formal agency. Socialization is a simple and linear process that takes place in a well-planned manner. कथन दिया गया है आपका, बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज के केवल औपचारिक कारकों से सीखते हैं। और तर्क दिया गया है, सामाजिकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है जो एक सुनियोजित तरीके से होती है। तो आपका जो एजर्सन है ये भी गलत है और रीजन भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें एजर्सन रीजन दोनों ही गलत है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए जो आपके मूलदंडों और मापदंडों या मानदंडों को अपने आप में आत्मसात करने या समाज में रहने के अधिगम के तरीके और अधिगम की प्रक्रिया को सामाजिकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। इसके अधिक व्यापक रूप से सतत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति उस सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांतों, मूल्यों और प्रतीकों को सीखता है जिसमें वह भाग लेता है और उन मूल्यों और मानदंडों की अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जीन पियाजेट कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रपोज दैट द चिल्ड्रन प्रोग्रेस थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्राइमरली। जीन पियाजे रचनावाद क्या प्रस्तावित करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में मुख्यतः किस प्रकार प्रगति करते हैं? आपके ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वातावरण में अंतक्रिया करके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, जो आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जीन पियाजे ने कहा है कि जीवन की वास्तविकता को प्रतिबंधित करने और खोजने के लिए एक बच्चे की सशक्ति और शक्ति न केवल बच्चे की परिपक्वता स्तर या उसके अनुभव पर, बल्कि दोनों की अंतक्रिया पर निर्भर करती है। बच्चे छोटे वैज्ञानिक होते हैं और वे सक्रिय रूप से अपनी समझ का निर्माण करते हैं या पर्यावरण के साथ साथ अंतक्रिया करते हैं। उनका सिद्धांत यह समझने में भी मदद करता है कि बच्चे कैसे ज्ञान का निर्माण करते हैं। इनका सिद्धांत यह समझने में भी मदद करता है कि बच्चे कैसे ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार इसे रचनावाद में एक सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, डैश इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन लेव-एगॉट्स की थ्योरी फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि लेव-एगॉट्स्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में क्या महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शंस हैं और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा आपका करेक्ट, सांस्कृतिक उपकरण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ठीक, वो किसके द्वारा दिया गया है? अब उसमें क्या आपका दिया था, जो दिया गया था जीन पियाजे के अनुसार। और जो आपका सांस्कृतिक उपकरण है, सामाजिक अंतक्रिया, संस्कृति और भाषा है। सामाजिक अंतक्रिया, बच्चे लोगों के साथ अतः क्रिया करने की कोशिश करते हैं, उदाहरण के तौर पर सहकर्मी समूह, परिवार के सदस्य आदि। संस्कृति, बच्चे अंतक्रिया द्वारा संस्कृति को अपनाते हैं। बच्चा
अंतक्रिया या संचार के माध्यम से अपनी प्राथमिक भाषा को आसानी से बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वन ऑफ द मेजर डिफरेंस इन द थ्योरी ऑफ जीन पियाजे एंड लेवेगोट्स्की इज, यानी कि जीन पियाजे के और लेवेगोट्स्की के सिद्धांतों में प्रमुख अंतर क्या है, और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वेगोट्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कैरोल गिलिगन्स क्रिटिक लॉरेंस कोल्सबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट बाय आर्गुइंग दैट men have morality of dash while women have morality of dash। कैरोल गिलिगन के लॉरेंस कोल्सबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया है कि पुरुषों की नैतिकता का डैश आधार डैश जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार डैश है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, न्याय और देखभाल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। देखिए, जो आपके कैरोल गिलिगन थी, कोल्सबर्ग के शोध सहयोग में से एक थी। उनका मानना था कि कोल्सबर्ग का सिद्धांत स्त्रियों के विरोध में स्वाभाविक रूप से पक्षपाती था। गिलिगन्स एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है जो लैंगिक अंतर और वह विशेष नैतिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द टाइप ऑफ द इंटेलिजेंस एंड द एंड स्टेट पॉसिबिलिटी एज पर द थ्योरी ऑफ हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बुद्धि का प्रकार स्थानिक अंत स्थिति अनुपालन संभावना वास्तुकार। ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए, जो आपका जो हार्वर्ड गार्डनर साहब थे, हार्वर्ड गार्डनर साहब ने बहु बुद्धि के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। गार्डनर ने बुद्धि को सूचना को संशोधित करने के लिए एक जैविक मनोवैज्ञानिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया, जिससे सांस्कृतिक व्यवस्था में समस्या को हल करने या संस्कृति में मूल्य के उत्पादों को बनाने के लिए सक्रिय किया जा सकता है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत में प्रस्ताव दिया कि लोग अधिक बुद्धि के साथ पैदा नहीं होते, बल्कि उनके पास ये सामाजिक वातावरण से जागृत होती है। इसमें 8 प्रकार की बुद्धि शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंसीडर्स मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए, जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक अच्छा शैक्षणिक संस्थान वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत और देखभाल की जाती है, जहाँ एक सुरक्षित और प्रोत्साहक अधिगम का माहौल मौजूद है, जहाँ अधिगम के अनुभव की एक विस्तृत श्रृंखला पेश की जाती है और जहाँ अच्छा भौतिक बुनियादी स्वरूप और अधिगम के लिए उपयुक्त संसाधन सभी छात्रों के लिए उपलब्ध है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन असेसमेंट, बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, को सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4। जो आपका बाल केंद्रित शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा उपागम का अर्थ है कक्षा में पाठ्यक्रम की योजना बनाना, उसका संचालन करना, जिसमें अधिगम की गति और शैली में लचीलेपन की अनुमति मिलती है। बाल केंद्रित शिक्षा मूल्यांकन, इसमें छात्रों के विकास और अधिगम के लिए लक्ष्य निर्धारित करने और उन लक्ष्यों को प्रगति की निगरानी में सक्रिय भागीदारी शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, व्हाट डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज फॉर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का है आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4, संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा।
जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के अनुसार एक अच्छा शैक्षणिक संस्थान वह संस्थान है जिसमें विद्यार्थियों को और प्रत्येक छात्र का स्वागत और देखभाल की जाती है, जहां एक सुरक्षित और प्रेरक अधिगम का माहौल विद्यमान है, जहां अधिगम के अनुभव की एक विस्तृत श्रृंखला पेश की जाती है, जहां अच्छा भौतिक बुनियादी स्वरूप और उपयुक्त संसाधन अनुकूल होते हैं, शिक्षा सभी छात्रों के लिए उपलब्ध है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। इन सेवरल मिडिल स्कूल क्लासरूम इट इज ऑब्जर्व दैट बॉयज ऑफन राइज देयर हैंड टू आंसर more than girls and tend to dominate classroom discussion. In such context, the teacher should माध्यमिक स्तर की कई कक्षाओं में देखा गया है कि लड़के कक्षा में उत्तर देने के लिए लड़कियों की तुलना में ज्यादा हाथ खड़ा करते हैं और कक्षा की चर्चाओं में हावी होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के संदर्भ का व खुद के शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। जो आपका माध्यमिक स्तर है, माध्यमिक स्तर वे विद्यालय है जो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के होते हैं। 5वीं कक्षा से पास हुए छात्र छठी कक्षा में माध्यमिक स्तर में प्रवेश लेते हैं। माध्यमिक स्तर के छात्र उत्तर बाल्यावस्था में और किशोरावस्था के विकास की अवस्था में होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा को परिभाषित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुभवात्मक अधिगम पर बल। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी प्रगतिशील शिक्षा है का अर्थ है प्रगति शब्द को दिए गए अर्थ पर निर्भर करता है। प्रगति का तात्पर्य गति से है और गति में किसी न किसी दिशा में परिवर्तन शामिल है। प्रगतिशील शिक्षा जॉन डीवी के उर्वर मस्तिष्क में पोषित शैक्षिक विचार का एक निकाय है। जॉन डी जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा अनुभव का पुनर्निर्माण या पुनर्गठन जो अनुभव के अर्थ को जोड़ता है और जो बाद के अनुभव के पाठ्यक्रम को निर्देशित करने की क्षमता को बढ़ाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन टेस्ट हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स सच एज एनालिसिस एंड इवेल्युएशन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण व मूल्यांकन जैसी उच्च स्तर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं और क्यों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, देखिए जो आपका चिंतन है, चिंतन सभी संज्ञानात्मक गतिविधियों या प्रक्रियाओं का आधार है और मनुष्य के लिए अद्वितीय है। इसमें पर्यावरण से प्राप्त जानकारी का हेरफेर और विश्लेषण शामिल है। विभिन्न प्रकार की चिंतन शैलियां जैसे जिनमें संज्ञानात्मक, तार्किक, मूर्त चिंतन आदि शामिल है। जो आपके उच्च स्तर संज्ञानात्मक कौशल है, इस प्रकार के प्रश्न प्रायः शिक्षार्थियों को अलग अलग चिंतन करने पर मजबूर करने के लिए पूछे जाते हैं। इनका उत्तर देने के लिए छात्रों को सृजनात्मक, आलोचनात्मक और तार्किक रूप से चिंतन की आवश्यकता है। केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, छात्रों को अपने संज्ञानात्मक स्तरों में कुछ प्रयास करने होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। विद रिस्पेक्ट टू इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज इन रेगुलर स्कूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज अगेंस्ट द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, सामान्य विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेश सन हेतु निम्न में से कौन सा प्रावधान दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के प्रतिकूल है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दूसरी और तीसरी भाषा संबंधी कोर्सों की बाध्यता। ऑप्शन नंबर थर्ड। फ्रेंड्स, जो आपकी दिव्यांगन अधिकार अधिनियम है 2016 है, दिव्यांगों की 5 व्यापक श्रेणियां बनाता है। इसमें से प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न अक्षमताओं का आगे वर्णन किया गया है। अधिनियम में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य श्रेणी को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। दिव्यांगन अधिकार अधिनियम 2016 में अधिनियम किया गया है कि यह एक ऐसा अधिनियम है जो 40% दिव्यांग लोगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। दिव्यांग व्यक्ति का अर्थ है लंबे समय तक शारीरिक, मानसिक
बौद्धिक या संवेदी हानि वाला व्यक्ति है जो बाधाओं के साथ अंत संबंधों में दूसरों के साथ समाधान रूप से समाज में उसकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, टू एड्रेस द डाइवर्स लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर। विद्यार्थियों की सीखने की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक बाधा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कई तरीकों से विद्यार्थियों की नामीकरण और क्रमीकरण, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए जो आपका अधिगम है, अधिगम जीवन पर्यटन चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो विरासत में नहीं मिलती, लेकिन भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्राप्त निरंतर अंत संबंध और उत्तेजना प्रदान करके जन्म से शुरू हो सकती है और यह अंत तक नहीं रुकती है। जो आपकी विविध अधिगम है, इसमें अधिगम की शैलियाँ, क्षमताएं और पृष्ठभूमि और समुदायों की एक श्रृंखला शामिल होती है जिनसे बच्चे भी संबंधित होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसएबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सीधे संचार कौशल और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, गति समन्वय वैकल्य, ऑप्शन नंबर फोर। ठीक। जो आपके अधिगम की अक्षमता है, एक सामान्य शब्द है जो सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, तर्क करने और गणितीय क्षमताओं की अधिग्रहण और उपयोग में महत्वपूर्ण कठिनाइयों से प्रकट अधिकारी के एक विषम समूह को संदर्भित करता है। गति समन्वय वैकल्य एक वाक और भाषा विकार है जो वाणी द्वारा व्यक्त करने के लिए, लिखने या संवाद करने के लिए संकेतों का उपयोग करने की क्षमता में हानि को दर्शाता है। इसमें बोली जाने वाली या लिखित भाषा को समझने की क्षमता भी क्षीण हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, टू अनश्योर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिस्ग्राफिया इट इज इम्पोर्टेंट टू। लेखन वैकल्य वाले विद्यार्थियों का सफल समावेश सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप के उपयोग की अनुमति दें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक। जो आपकी अधिगम है, अधिगम की क्षमता एक सामान्य रूप से एक शब्द है जिसमें विभिन्न प्रकार की विशिष्ट प्रकार की अधिगम की समस्याएं शामिल है। अधिगम की अक्षमता वाले बच्चों को कुछ कौशल जैसे पढ़ने, लिखने, सुनने आदि को सीखने और उपयोग करने में कठिनाइयों का अनुभव होता है। जो आपका लेखन क्षमता है, लेखन वैकल्य है, लेखन वैकल्य एक प्रकार की क्या है, बौद्धिक अक्षमता है जो शिक्षार्थियों की लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स विद क्रिएटिविटी। निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता वाले विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। जो जो सृजनात्मकता वह घटना है जिसमें कल्पनाशील और मूल विचार वास्तविकता में बदल जाते हैं या एक नए परिप्रेक्ष्य की प्रस्तुति करके कुछ नवीन तैयार करने की संज्ञानात्मक क्षमता है। सृजनात्मकता का तात्पर्य समस्याओं के मूल और अवसारी संसाधनों या समाधानों को पहचानने या तैयार करने की क्षमता से है, क्योंकि सृजनात्मकता अवसारी चिंतन की अवधारणाओं से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, टीचर्स इन अ मिडिल ग्रेड क्लासरूम शुड। माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षकों को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करने के लिए तैयार रहें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक। देखिए जो आपकी माध्यमिक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय है जो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के होते हैं। 5वीं कक्षा से पास हुए छात्र 6ठी कक्षा में माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। जो आपका माध्यमिक विद्यालय के छात्र विकास की ओर उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था में होते हैं। जो आपके माध्यमिक विद्यालय के एक शिक्षक को निम्न कार्य करने चाहिए। एक माध्यमिक कक्षा में शिक्षक छात्रों का मन बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अवधारणाओं को प्राप्त करने के लिए यह सबसे अच्छी आयु है। और पाठचर्या अधिगमकर्ताओं की जरूरतों और
रुचि पर आधारित होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी इसी तरीके से सीख सके। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, एजर्सन रीजन दिया गया है और आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। आपका एजर्सन दिया गया है, while teaching a concept a teacher should encourage her student to brainstorm the strengths and examples of contrast। रीजन दिया गया है, नॉन एग्जाम्पल्स do not play any role in understanding of a concept। अभिकथन है और तर्क दिया है, किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षिका को अपने विद्यालय को विपरीत दृष्टांतों और उदाहरणों पर विचार मंथन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क दिया गया है, रीजन दिया गया है, गैर उदाहरण किसी संप्रत्यय को समझने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए सही है लेकिन रीजन गलत है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, देखिए जो आपका शिक्षण का अर्थ है ज्ञान या कौशल प्रदान करने, निर्देश या पाठ देना, प्रभावित करना और प्रेरित करना है। इस अर्थ का विश्लेषण है करके हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक ऐसी गतिविधि है जो अधिगम को सुगम बनाती है। शिक्षण या शिक्षक एक सुगम करता है जो शिक्षार्थियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की इस प्रकार संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। वे समाज के उत्थान में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, few students in a classroom were not able to achieve the individual learning goal set from them। In such a scenario a teacher should। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी अपने लिए निर्धारित व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। आपके ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विफलता को सीखने की विकासात्मकता प्रक्रिया के एक भाग के रूप में देखें, ऑप्शन नंबर 4। जो आपका अधिगम है, अधिगम जीवन पर्यटन चलने वाली सतत प्रक्रिया है जो कंटिन्यूसली चलती रहती है, जो विरासत में नहीं मिलती लेकिन भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्राप्त निरंतर अंतर संबंध और उत्तेजना प्रदान करने जन्म से लेके शुरू हो सकती है और यह अंत तक नहीं रुकती। शिक्षक द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों के अधिगम अंतरालों का पता लगाने के लिए रचनात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। छात्रों की विफलता को देख के और छात्रों को आवश्यक सहायता प्रदान करें ताकि वे अवधारणात्मक रूप से सीख सकें और फिर भी विफलता का सामना ना करें। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, अ टीचर intend to assess the declarative knowledge among her students। Which of the following questions is appropriate for this purpose। यह शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों में घोषणात्मक ज्ञान का आकलन करना चाहती है। निम्न में से कौन सा प्रश्न उस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए 24 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आयतन की गणना का सूत्र क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, जो आपका ज्ञान है, ज्ञान मनुष्यों का एक उच्च संगठित बौद्धिक उत्पाद है जिसमें व्यक्तिगत अनुभव, कौशल, विभिन्न संदर्भों की समझ शामिल है, जिसमें हम अपनी गतिविधियों को संचालित करते हैं, इन सभी को आत्मसात करते हैं और इन सभी का एक ऐसे रूप में वर्णन करते हैं जिसमें दूसरों को संप्रेषित किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, अ टीचर इंटेंड टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ मेटाकॉग्निशन among her students। which of the following skills won't be helpful for this purpose। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक विकास को सुसाध्य करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस उद्देश्य के लिए सहायक नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रटकर याद करना। ठीक, जो आपका संज्ञान सूचना का मानसिक प्रशिक्षण है या प्रसंस्करण है, जो मानव मन का कार्य है जो धारणाओं को संकल्पनाओं में विकसित करने की अनुमति देता है। जब हम अपने स्वयं के संज्ञानात्मक कार्य पर नियंत्रण रखते हैं तो उन्हें अधिसंज्ञान कहा जाता है।
छात्रों में अधिसंज्ञान क्षमताओं को विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? अधिगम पर सजीव नियंत्रण रखना, योजना बनाना और चयन करना, निगरानी करना, विश्लेषण और मूल्यांकन करना। अतः इन सभी संदर्भों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रटकर सीखना अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने का एक सहायक तरीका नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कंसीडर लर्निंग एज। संरचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को किस प्रकार निर्देशित करता है? आपके ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा 26 के लिए। 26 का आपका आंसर होगा पारंपरिक और सक्रिय, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए, जो आपका संरचनावाद है इस विचार पर केंद्रित है कि मानव ज्ञान और अधिगम का निर्माण शिक्षार्थी द्वारा सक्रिय रूप से किया जाता है, न कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से प्राप्त किया जाता है। संरचनावादी अधिगम को मानसिक निर्माण का परिणाम मानते हैं या अनुभव करने वाले व्यक्ति द्वारा निर्मित या सर्जित किया जाता है कि या अव्यक्तित्व या निरपेक्ष नहीं है। शिक्षार्थी अंतक्रिया समझ और अनुभव के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अवधारणा में प्रत्यक्षता शामिल होकर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। व्यक्तिगत आवश्यकता क्षमताओं और योग्यताओं पर निर्भर करती है और यह अधिगम के लिए दूसरों के साथ सहयोग पर जोर देता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, which of the following step is likely to hinder problem solving skills among students? निम्नलिखित में से कौन सा कदम विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों में बाधा डाल सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, किसी समस्या को प्रस्तुत करने के एक निर्देशित तरीके पर अटक जाना, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए, जो आपका समस्या समाधान कौशल है छात्रों को समस्या के स्रोत को निर्धारित करने और एक प्रभावी समाधान खोजने में मदद करते हैं। ये कैसे कौशल हैं जो छात्रों को समस्याओं को प्रभावी ढंग से कुशलता से पहचानने और हल करने में मदद करते हैं। समस्या समाधान उन कठिनाइयों पर काबू पाने की एक प्रक्रिया है जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति बाधा उत्पन्न करती है, प्रतीत होती है। इसलिए एक शिक्षक को छात्रों में समस्या समाधान कौशल विकसित करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, कॉन्टेम्पोरेरी पर्सपेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विद मिसकंसेप्शंस आर। संज्ञानात्मक विकास के समकालीन दृष्टिकोण भ्रांतियों को किस प्रकार देखते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सहज विचार और समझ जो व्यक्ति विशेष के पिछले अनुभवों में निहित है, ऑप्शन नंबर थर्ड। भ्रांति एक गलत या त्रुटिपूर्ण विचार को संदर्भित करती है जो पहले से आत्मसात और नए समायोजित ज्ञान से असंतुलन होने के कारण होती है। छात्रों के जीवन में भ्रांतियां शिक्षण अधिगम की सक्रिय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे छात्रों की सोच में अंतर्दृष्टि के लिए अधिगम की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, स्टूडेंट विद परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल्स फोकस ऑन। प्रदर्शन परिहार लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थियों को ध्यान इनमें से किस पर केंद्रित रहता है? तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, असफल होने का डर, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए, जो आपकी उपलब्धि है लक्ष्य सिद्धांत का प्रस्ताव है व्यक्तियों में विश्वासों, संवेगों, धारणाओं और विशेषताओं का एक समूह होता है जो उन्हें उपलब्ध गतिविधियों तक पहुंचने के तरीकों को सूचित करता है। लक्ष्य उन्मुखीकरण को उन कारणों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनके कारण व्यक्ति उपलब्धि संबंधी गतिविधियों में संलग्न होते हैं। लक्ष्य उन्मुखीकरण सिद्धांत एक सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत है जो लक्ष्यों और लक्ष्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध खोजने की कोशिश करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, which of the following set of attribution on success or failure on a task is likely to cause increase in students motivation and attempt to engage in similar tasks in the future? यानी कि किसी कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों के प्रेरणा और समरूपी कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में वृद्धि कर पाएगा?
तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आंतरिक नियंत्रणी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक। जो आपकी अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन शब्द लैटिन शब्द मूवर से लिया गया है, जिसका अर्थ चलना है या मनुष्यों और अन्य जीवों के व्यवहार को निर्देशित और सक्रिय करने वाला एक कारक है। इसके आंतरिक समूह शिक्षार्थियों को एक ही गतिविधि में बार बार संलग्न होने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि छात्र कार्य को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं तो नियंत्रण करने की क्षमता उन्हें इस प्रकार के कार्य में संलग्न होने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा हतोत्साहित छात्रों या जिनके पास क्षमताएं हैं लेकिन अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो उनके लिए अति उत्तम है। फ्रेंड्स, हमने आज इस वीडियो में 5 जनवरी 2022 का पेपर 2 सॉल्व किया है और उसमें हमने पहला सब्जेक्ट डिस्कस किया है सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और डिटेल में समझा है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया है और यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है, जो लोग टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो हमारे चैनल लेट स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको टाइम से मिल सकें। दिस वॉज द निखिल कुशवाहा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।